आज चल के आया है मौका, मौका 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 मौका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। और आप सबको पाकिस्तान की जीत बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, नींदें पूरी हो गई होंगी। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि रात को जो सेलिब्रेशंस पाकिस्तानियों ने की है भाई तबाही। वैसे मुझे एक रिग्रेट हो रहा है, मुझे सीटी मारनी नहीं आती, वरना मैं यहाँ बैठ के सीटियां घंटा लगा के मैंने स्टेप सिखाया इनको, स्टेप नहीं निकला। स्टेप मेरा नहीं निकला, बहुत ही गलत बात है। खैर जी, इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक है। नए दिन का आगाज, नए वीक का आगाज कर चुके हैं। अक्टूबर की खूबसूरत सी सुबह है, मौसम बदल रहा है और क्या खूब मौसम और तारीख का मौसम बदला। पाकिस्तान के शाहीनों ने कल और बड़ी ही जबरदस्त मुकाबले में, बहुत ही जबरदस्त मैच के बाद, वन साइडेड मैच के बाद, चूंकि पाकिस्तान की तरफ वन साइडेड था, भारत को धूल चटा दी। कितने आदमी थे? दो आदमी, दो ही काफी हैं। और दो ही काफी थे। और इतना जबरदस्त मैच, ना कहीं मैच फंसा, ना आपको लगा कि आप हारने वाले हैं। मैच फंसा ही नहीं, आराम से, मतलब स्मूथली। तो नाज़रीन और हाज़रीन, आज पूरा दिन मेरे ख्याल से इसी पे बात होनी चाहिए। वैसे तो हम आगाज में इतनी बड़ी खबरें भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन आज कोई पॉलिटिकल बात स्टार्ट में नहीं होगी। आज पाकिस्तान भर में क्रिकेट की ईद जोशो खरोश से मनाई जा रही है और इस मौके पर तमाम बड़े और छोटे शहरों में खुशी की लहर मौजूद है। मैंने ग्रीन कलर भी इज़हार-ए-यकजहती सुबह मुझे यकजहती के लिए ब्लू पहनना चाहिए था आपको, क्योंकि हारा हुआ इंडिया। नहीं, मुझे 1.5 घंटा लगा इस वार्डरोब को ढूंढने में। चले इंडियन, दिस अ बिट लाइट ब्लू इज डेडिकेटेड टू यू, डोंट वरी, इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट। वी आर नॉट लाइक यू, वी आर नॉट लाइक इंडियन मीडिया जिस तरह वो करते हैं। हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं, बट इट वाज अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। अल्टीमेटली क्रिकेट की जीत हुई और बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ। और जिस तरह से हमने कल स्पोर्ट्समैनशिप, जो स्पिरिट था वो भी देखा, सड़कों पे भी दिखाया। और हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, कल सब कुछ माफ था आप लोगों को, आपने जो जो किया इट्स ओके, लेकिन फिर भी एहतियात कर लिया करें। लेकिन स्टिल जी, बहुत जबरदस्त मैच। और इसके बाद हमने डिटेल में इस पर बात करनी है। शो में बहुत कुछ है, सेगमेंट्स हैं, बड़ी खबर में भी आज हम क्रिकेट पे बात करेंगे। आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। मुल्क भर में जश्न का समा, भारत में सफे मातम बिछ गई। बलोचिस्तान में फिर तब्दीली, तहरीक अदम एतमाद से पहले जाम कमाल ने वजारत आला से इस्तीफा दे दिया। सूबाई काबीना भी तहलील हो गई। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से उनकी किताब शमशाले बेमिसाल पर। और सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी कराची सिल्वर स्पून के पराठा रोल। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी। हेडलाइन से पहले जो हमारी अखबार की हेडलाइन है वो मैं मिस नहीं कर सकती, आपको भी बताऊंगी। भारतीय टाइटैनिक खुशफहमी के समंदर में गर्क हो गई। वाह वाह वाह, क्या हेडलाइन बनाने वाले ने बनाई है, हेड्स ऑफ। लेकिन जनाब आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर में डूबा बड़ा टाइटैनिक। बिल्कुल, पाकिस्तान ने तारीख बदल दी, जिंदगी बदल दी, हालात बदल दिए। सबसे पहले जज्बात बदल दिए। बड़े मैच के बड़े टाकरे का जिक्र और बड़ी फतह की बात होगी। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह भारतीय गुरूर खाक में मिलाकर तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने आईसीसी वर्ल्ड कप में 29 साल के बाद, ऑलमोस्ट 29 ईयर्स के बाद, भारतीय सुरमाओं को शिकस्त दी और तारीख रकम की। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ यह वाकया। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला किया और शाहीन शाह अफरीदी ने, आपको मालूम है, तूफानी बॉलिंग कराई और भारतीय बैटिंग के परखच्चे उड़ा दिए। रोहित शर्मा, केआर राहुल, सूर्य कुमार यादव समेत भारतीय बैटर्स को क्रीज पर न टिकने दिया। ताहम अगर भारतीय कप्तान विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने मजामत की और खूब की, निस्फ सेंचुरी भी स्कोर की। भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 151 रन बनाए। जवाब में हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी ओपनर मोहम्मद रिजवान, जिनके बारे में आप कहती कितने आदमी थे, 102 आदमी थे, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने भारतीय बॉलर्स की एक न चलने दी और पिगनी का नाच नचाया। 152 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 18वें ओवर में बाआसानी पूरा कर लिया गया और भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। मोहम्मद रिजवान ने 76 जबकि बाबर आजम ने 68 रन बनाए और भारत के खिलाफ तारीखी फतह के साथ साथ पाकिस्तान ने कई और रिकॉर्ड भी बना डाले। 1992 से लेकर 2019 तक होने वाले जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है उसमें पाकिस्तान ने भारत को पहली बार शिकस्त दी है। इसके साथ अगर बात की जाए भारत से 10 विकेटों से जीतने का एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। पाकिस्तानी ओपनर्स ने 106 रन की पार्टनरशिप का भी रिकॉर्ड तोड़ा है और जबकि 152 रन का जो नया रिकॉर्ड है
है वो बना लिया गया। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच 26 अक्टूबर को शारजा क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी और इस तारीखी फतह पर आज हम बात ही करते चले जाएं तो दिल भर नहीं भरेगा। अच्छा, हम कोशिश करेंगे। मिर्जा साहब बिल्कुल है। ओके, मिर्जा साहब हैं हमारे, मिर्जा साहब है हमारे साथ। मिर्जा साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो सर। और आई विश इफ वी कुड हग ईच अदर और एक दूसरे को ऐसे मुबारकबाद हम दे सकते हैं। सच अ बिग क्रिकेटिंग डे सर, सच अ बिग क्रिकेटिंग डे। क्या कहेंगे मिर्जा साहब? बिल्कुल, एक पाकिस्तान की इमरान, सुबह खैर सबसे पहले आपको इमरान और अरमला को। और एक ऐसी तारीख रकम हुई है, मैं जितने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ लेकिन ये मौका जो है ये यहाँ टेलीविजन पर बैठकर देखा, मैदान में नहीं था। मुझे 18 जून 2017 का वो दिन याद आ गया जब पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई थी और चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीता था। लेकिन पाकिस्तान की इस फतह से ये साबित हुआ कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। कोई भारतीय कुछ ज्यादा ही खुश एतमादी का शिकार थे। आप देखें जो उन्होंने ऐड बनाया था, अब उन सरदार जी को अरमला ढूंढे, वो कहाँ चले गए जो कह रहे थे बाय वन ब्रेक अदर। तो उनको अब उनसे बोले कि बजाय ब्रेक करने के अब हमें दोनों टेलीविजन सेट दे दें ताकि हम अगले मैच की तैयारी करें। सरदार हरभजन सिंह को भी कल से ढूंढ रहे हैं मिर्जा साहब। वो भी नजर नहीं आ रहे, वो कहीं छुप गए होंगे सरदार। लेकिन इतने बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे नहीं करने चाहिए थे इमरान। हम लोगों ने भी बात की, हमने खुद कहा कि ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर भारतीय टीम ज्यादा मजबूत है ऑन पेपर। लेकिन कल ऐसा क्या जादू हुआ जिस तरीके से शाहीन शाह आफरीदी ने बॉलिंग की और लगता है उन्होंने अपने भाई का कर्ज उतार दिया। उनके बड़े भाई रियाज आफरीदी पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ एक टेस्ट मैच खेल पाए और फिर वो ICL जो इंडियन क्रिकेट लीग होती थी उसमें चले गए। उसके बाद से उनका करियर खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने अपने छोटे भाई पर मेहनत की। उन्होंने मुझे जब शारजा में अब से 5-6 बरस कब्ल मुझे मिले तो कहा कि मेरा भाई आगे आ रहा है, आप देखिएगा क्या बॉलिंग करता है। और कल वाकई में शाहीन शाह आफरीदी ने पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया, जिस तरह रोहित शर्मा को और जिस तरह से उन्होंने बोल्ड किया KL राहुल को। आई थिंक दैट वाज द बॉल ऑफ द मैच। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब हमें, ठीक है हम खुशियां मना रहे हैं इमरान, और खुशफहमी में हमें मुब्तला नहीं होना चाहिए। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ। अभी तो हमें न्यूजीलैंड को हराना है, अफगानिस्तान को हराना है, हमें वर्ल्ड कप जीतना है, T20 वर्ल्ड कप जीतना है। तो नहीं कि सिर्फ हम भारत की फतह पर जश्न मनाएं, पटाखे चलाएं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब कल का मैच उसको भुला दे। और अरमला ने तो मिठाई भी सुना है बाटी आज लाहौर में। साहब आप फिक्र ना करें, आपको मैं खाना भी खिलाऊंगी, आप लाहौर आने वाले बने, मैं बहुत खुश हूँ। मिर्जा साहब ये बात सुनिए जो आपने भी कहा कि न्यूजीलैंड के साथ मैच नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारा जो असल मुकाबला है वो इंडिया और न्यूजीलैंड से ही है। जितनी हमने कल पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक जज्बा देखा, जोशो खरोश देखा, ऑब्वियसली उनके लिए यही एक वर्ल्ड कप था क्योंकि इंडिया से जीतना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। और जितने स्मूथली हमने जीता, ये जो कॉम्बो था, ये जो टीम था, इसमें बहुत सारे सवालात उठ रहे थे जब इसको सिलेक्ट किया गया था कि बच्चों की टीम है, इसमें एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। लेकिन कल इन सारी बातों को गलत साबित किया और बहुत स्मूथली, अगर हम रिजवान के हवाले से बात करें, एग्जैक्टली उनकी परफॉर्मेंस वाकई बहुत आउटस्टैंडिंग थी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं आप दोनों के साथ, इमरान और अरमला, आपके साथ टीम डिस्कस करता रहा हूँ। मैंने पहले भी यही टीम बताई थी जो कल खेली है पाकिस्तान की, और यकीनन परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही। कल ऐसा लग रहा था पाकिस्तान का दिन था। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आप देखें, अक्षय कुमार चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए, उनके वजीर दाखिला अमित शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, IPL के साबिक चेयरमैन राजीव शुक्ला, ये सब चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए पहुंचे और वहां मैच देखने के लिए कि बस भारत जीते ही जीता। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने दी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। कल हमारा दिन था। हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। अब उन्हें चाहिए कि अपनी इस कारकर्दगी, देखें जीत आसान होती है लेकिन जीत को बरकरार रखना, कामयाबी का तसलसल बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। अब पाकिस्तानी क्या करते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है, उनको भी हमें ये मैसेज देना है कि आप जो हमें हमारा दौरा अधूरा छोड़कर जो आप यहाँ से चले गए थे, ये देखिए ये हमारी टीम है, कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है, अब आप हमारी परफॉर्मेंस देखें। तो मैं समझता हूँ अरमला कल हर चीज पाकिस्तान के हक में गई और वाकई में पाकिस्तानियों ने, और आप देखें कि ये कौम जो है कितने मसाइब से गुजर रही है, मुश्किलात है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन कल सारी चीजों को भुलाकर सब लोग मुत्तहिद हो गए
और मुझे वो 21 जून 2009 का दिन याद आ गया जब मुतासरीन जो थे स्वात के वो कैंपों में मौजूद थे, और जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता तो जो खुशियां उन्होंने मनाई, सारी अपने मसाइब व आलाम मुश्किलात भूल गए। तो कल भी मुझे ऐसा लगा क्रिकेट यूनाइटेड द होल नेशन। बिल्कुल, ये ट्विटर पे भी था और इसीलिए सब सियासतदानों की भी एक जैसी ट्वीट्स आ रही थी, लगता था सब एक पार्टी से ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन मुख्तलिफ पार्टी से। मेरे साहब, कल के मैच में रिजवान, मैं अगर कहूं कि उन्होंने ही हैज जस्ट स्टोलन द शो तो गलत नहीं होगा। बाबर आजम तो ग्रेट हैं ही और वो ओबियसली रैंकिंग के ऊपर भी टॉप है, रिजवान की रैंकिंग भी विद इन टॉप 10 है, लेकिन कल के शो को देखते हुए जिस पूरे एतमाद तरीके से रिजवान ने आगाज़ किया कि बाबर ने जो स्ट्राइक है वो रोटेट किया और रिजवान साथ साथ हिट भी करते रहे, स्ट्राइक रोटेट भी करते रहे, ये बड़ा क्लासिक लगा हमें और सारे कॉमेंटेटर मुसलसल इस चीज़ की तारीफ करते रहे। रनिंग बिटवीन द विकेट वाज अ क्लास। अगर हम उसकी बात करें ओवरऑल पाकिस्तान की पोजीशन, इससे पहले हम अगर उसको डिस्कस करें तो रिजवान को आप कैसे देखते हैं? व्हाट काइंड ऑफ एडिशन ही इज इन सच अ बिग मैचेस, और आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं आप रिजवान के हवाले से? देखिए इमरान, रिजवान ने बहुत अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है, वरना वो जब आए थे सरफराज के डेप्यूटी थे, उनको मौका नहीं मिलता था, लेकिन जब उन्हें मौके मिले तो उन्होंने प्रूव किया। और कल जो जिस तरह से उन्होंने, आपने बिल्कुल सही कहा, रनिंग बिटवीन द विकेट की कि सिंगल्स रन आराम से लिए, स्ट्राइक को बाबर ने रोटेट किया और रिजवान ने अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेले। जिस तरीके से उन्होंने पिटाई की, कहाँ गए उनके बॉलर भुवनेश्वर कुमार, कहाँ गए उनके दीगर बॉलर मोहम्मद शमी, जिस तरीके से उन्होंने पिटाई की। और थे वो सब था जो उन्होंने सूर्या कुमार यादव का कैच लिया था अपने। इस तरह से कल क्या मैच था, लग ही नहीं रहा था कि ये वही पाकिस्तानी टीम है। रिजवान ने T20 मैचेस में कैचेस की सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली है। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छा दिन था क्रिकेटिंग के लिए, लेकिन स्टिल जो मीम्स बनी है भाई, पाकिस्तानी अवाम जितनी क्रिएटिव, मिर्जा साहब आपने मीम्स देखी होंगी, आप ट्विटर पर माशाल्लाह बहुत एक्टिव भी हैं, आपके फॉलोअर्स भी हैं, आपको तो बहुत सारी मीम्स आई होंगी। सो आपको बेस्ट मीम जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा आपको पसंद आई हो वो कौन सी थी? दिस वन। उसमें बहुत सारी मीम्स आई, और पहले तो भारतीय जो थे जब मैच शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पे मुझे भी टैग कर रहे थे और कमेंट्स दे रहे थे, लेकिन कल जो मीम आई कि विराट कोहली के कंधे पर हाथ रखा हुआ है नरेंद्र मोदी ने और उनको हौसला दे रहे हैं, तो वो बड़ी आला थी, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि कितने आदमी थे, तो उन्होंने बताया नीचे लिखा हुआ था सिर्फ 2 आदमी थे, तो वो बड़ी जबरदस्त मीम थी जी। अच्छा, एक मिर्जा साहब, ये जो फिनिश किया पाकिस्तानी टीम ने, पाकिस्तानी टीम की हिस्ट्री चेस करने के लिए भी बहुत अच्छी नहीं है और फिनिश के लिए, यानी कि ओपनर्स के फिनिश करने के लिए तो अच्छी नहीं है। दैट्स व्हाई वी डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। एक तो ये कि इसमें कितना माइंड गेम है, और हम जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते आए हैं कि कोचेस की तब्दीली टीम के लिए तबाहकुन हो सकती है, कल तो ऐसा नहीं लगा। कल तो ऐसा लगा कि इट वाज वन यूनिट, अ वर्ल्ड क्लास टीम बहुत अरसे से खेल रही है और एक वर्ल्ड क्लास टीम को बड़ा कंफर्टेबली उसने हरा दिया। तो ये जो चेस था और खास तौर पे ये जो फिनिश था, इस पे जरा कमेंट कीजिएगा। देखिए, कल पाकिस्तान का दिन था इमरान। टॉस जो बाबर आजम ने जीता वो बड़ा वाइटल था, क्योंकि आपने देखा कि जब पाकिस्तान की इनिंग्स के 10 ओवर मुकम्मल हो गए तो गेंद गीली हो रही थी ओस की वजह से, जिसकी वजह से बॉलर्स को गेंद ग्रिप करने में मुश्किल हो रही थी। और विराट कोहली ने टॉस के मौके पर यही कहा था कि अगर वो भी टॉस जीतते तो वो पहले जो है खुद पाकिस्तान को बैटिंग कराते, लेकिन अब चूंकि हर चीज पाकिस्तान के हक में गई, आप देखें, और जिस तरह की इन्होंने पार्टनरशिप की, चांसलेस इन्होंने बैटिंग की है रिजवान ने और बाबर आजम ने, तो मैं समझता हूं कि इन्होंने ये प्रूव किया कि ज़हनी तौर पर कल ये बड़े स्ट्रांग होकर आए थे इमरान। मुझे लग रहा था मेंटली जो पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज थी वो ये बता रही थी कि आज ये कुछ करने का आज़म लेकर आए, वरना उन्हें पता था कि यहाँ 22 करोड़ आवाम उनके इंतजार में है। आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए बाबर आजम के वालिद भी बैठे हुए थे, अशबार थे, आप उनको जानते हैं, उनसे मिले हैं, आपकी बात हुई है, उनके बारे में जरा कुछ कमेंट करें, बिकॉज ही इज द वन बिहाइंड बाबर आजम। अब उन्होंने मोहम्मद आजम सिद्दीकी उनका नाम है, हरमला कहेंगी, सबके नाम जानते हैं ये, और वो जो है उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है बाबर आजम के कामयाबी के सफर में। जहां बाबर आजम ने अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, वहां उनके वालिद ने भी ग्रूम किया है, और वो उनके बड़े भाई अकमल सिद्दीकी जो कामरान अकमल के वालिद हैं, वो तो नहीं थे, लेकिन जो कल उनके जज्बात थे, हमने देखा वो क्लिप कि वो रोना शुरू हो गए। यकीनन उनके लिए बड़े फख्र की बात थी कि उनके बेटे की कप्तानी में पाकिस्तान न सिर्फ जीता, बल्कि उनके बेटे ने पाकिस्तान की फतह में कलीदी किरदार अदा किया, तो ये खुशी के आंसू थे।
और यकीनन इन आंसुओं की ये वाले आंसू आते रहें और हम खुश होते रहें, अल्लाह करे। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। और शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी, इसी मैच पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपको हम रेस्ट देते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे और क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे, मजा आ गया वैसे। मतलब ब्रेक ले लेते हैं अब, है ना, ब्रेक ले लेते हैं। बात हो रही है पाकिस्तान की फतह की और उसके साथ साथ आज के दिन हमारा स्पेशल सेगमेंट बहुत दिनों बाद रोड टू श्रीनगर बनता है। इतनी अच्छी जीत में, इतनी ज़्यादा खुशी में हम अपने कश्मीर को कैसे भूल सकते हैं। कश्मीर तो हमारे साथ है, हर वक्त हमारे साथ है, जैसे कि हम कश्मीर के साथ हैं। कल कश्मीरियों ने इसका सबूत भी दिया। इससे पहले कि हम उसकी जानिब जाएं, थोड़ा सा आपको सैर कराते हैं और आज आपको पहलगाम अनंतनाग लेके चलते हैं, जो कि एक टूरिस्ट पॉइंट है। आपको मालूम है, छोटी सी आबादी वाला ये खूबसूरत सा कस्बा है, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वादियाँ भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, चोटियाँ भी हैं, और इस वक्त बर्फ़ ने इसको, जिसे कहते हैं, चांदी की चादर पहना दी है। रोड टू श्रीनगर में हम आपको बताएं कि वादी कश्मीर सियाहती मकामात से माला माल है और शोर आफाक पहलगाम जो सयाहों की जन्नत जिसे कहा जा सकता है। यहाँ मैदानी और बालाई इलाके हैं और यहाँ पे बर्फ़बारी के मनाजिर आपके दिल को लुभाते हैं। और इस वक्त ये खूबसूरत मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, किसी जन्नत से कम नहीं है। मुसलसल बर्फ़बारी की वजह से अनंतनाग पहलगाम सड़क पर काफ़ी बर्फ़ जमा हो गई है। बिल्कुल, और ये मनाजिर देख भी सकते हैं आप कि कितना खूबसूरत है। ऐसे लगता है कि आप जन्नत का सा समा है। और यहाँ पर लोग, चूँकि ये सयाहों के हवाले से जो सयाह है उनकी जगह है जहाँ पे लोग आते हैं, बहुत पसंदीदा जगह है। और इस हवाले से ये मनाजिर भी हमने आपको एक्सक्लूसिवली हमारे सेगमेंट रोड टू श्रीनगर में आप देखते हैं। और ये हमारा स्पेशल सेगमेंट है, हमारे दिल के बहुत करीब है। और जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं तो ये हमारे दिल में आता है कि हम आपके साथ ये वो मनाजिर जो हम तक पहुंचते हैं किसी न किसी शक्ल में, हम आपको दिखाएं। और ये आप मनाजिर देख भी सकते हैं कि जिस तरह से स्याह यहाँ पर इस बर्फ़ से लिपटी हुई जगह में अपनी जो पिक्चर्स उतार रहे हैं, बहुत सारी जो मोमेंट्स है या मेमोरीज है वो यहाँ पर बनाते हैं। और इसके साथ साथ जी ये जो एक्सक्लूसिवली हमने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि कल हम जब पाकिस्तान की जीत की इमरान बात कर रहे थे, वो भी हमारे पास मनाज़िर है। लेकिन एक चीज़ जो हम महसूस कर सकते हैं यहाँ पे, ये वादियाँ बहुत खूबसूरत हैं, ये जगह बहुत प्यारी हैं और इसमें खूबसूरती इनकी अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें एक उदासी की झलक नजर आती है, क्योंकि इस वक्त इन पे भारतीय तसल्लुत का साया है। और इस वक्त कश्मीरी तो इन जगहों पे जा सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी या सरहद से इस पार मौजूद कश्मीरी अपने उन बहन भाइयों से मिलने नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे कर्फ्यू है, यहाँ पे भारत ने पाबंदियाँ लगा रखी हैं, यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी मफलूज कर रखी है, इंसानी हुकूक का कत्ल किया जा रहा है। इस वजह से ये खूबसूरती थोड़ी सी मान पड़ जाती है। ताहम हम ये ज़रूरी समझते हैं कि हम कश्मीर का ये हिस्सा आपको दिखाते हैं। और अब बात कर लें, अब बात करेंगे कश्मीरियों के हवाले से, जिन्होंने कल पाकिस्तान की फतह को भरपूर अंदाज में मनाया। और ये मनाजिर भी हमने सोचा हम आपके साथ शेयर करें कि जिस तरह से उन्होंने आने का बहुत शुक्रिया। ये हमारा सेगमेंट है, इस हवाले से हम मजीद आपको दिखाते रहेंगे एक्सक्लूसिव मनाजिर। अब हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे सियासत की, तो जाम कमाल ना दिखा सके और बलूचिस्तान में बड़ी तब्दीली आ गई। बिलाखिर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने वजारत आला से इस्तीफ़ा दे दिया और सूबाई काबीना तहरीर हो गई है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान और मुत्तहिदा अपोजिशन ने जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सूबाई असम्बली में पेश की थी, जिसके बाद आज तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी। तहम गुज़िश्ता रात गवर्नर हाउस बलूचिस्तान में अहम इजलास हुआ, जिसमें जाम कमाल ने इस्तीफ़ा दे दिया। 2 दिन पहले जाम कमाल के इस्तीफे की खबरें मीडिया पर आई थी, ताहम उन्होंने इस्तीफे की खबरों की तरदीद करते हुए वाज़ेह किया था कि अरकान की अक्सरियत मेरे साथ है, इस्तीफा क्यों दूंगा। इस्तीफा देने से पहले जाम कमाल ने सोशल मीडिया पर नामवर मुफक्किर, शायर और फलसफी इब्नुल अरबी का मशहूर कॉल शेयर किया कि हो सकता है कि दुनिया में मुनाफिकत बाजी ले जाए, मगर आखिरत सच्चे लोगों की कामयाबी का दिन है। उन्होंने कहा कि 2 माह में बहुत सी चीजें खुलकर सामने आ गई हैं, चेहरे और सियासत के नाम निहाद उसूल सामने आए हैं, लालच और इक़्तिदार की हिरस, साजिशियों और बहुत से हीरोज़ को भी मैंने देखा है। साथ ही जाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त की है कि अपने इर्द गिर्द लोगों पर नज़र डालें और वफाकी सतह की पार्टी मेंबरान से कहें कि बलूचिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी न करें, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान सूबाई सतह पर अपना किरदार अदा कर सके। वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो ये मामला है, ये तब्दीली का पहला खतरा भी साबित हो सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान में तब्दीली के असरात पूरी मुल्की सियासत पर पड़ते हैं। ऐसा हमारी हिस्ट्री में भी है, जैसा कि नून लीग के दौर में आपको याद है हुआ था। ठीक 3 साल के बाद नून लीग की हुकूमत बलूचिस्तान में तब्दील हो गई थी और उसके बाद आप सब जानते हैं कि क्या हुआ था। और बलूचिस्तान की हम मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है,
अब ये तब्दीली कितनी मुअस्सर है? रजा उर रहमान हमारे ब्यूरो चीफ हैं और ओबियसली सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के हवाले से हमें क्या अपडेट कर पाएंगे। रजा, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक्सपेक्टेड तो था लेकिन इनकार करते आए जाम कमाल के हमारे साथ लोगों की अक्सरियत है, लेकिन पता चल गया कि अक्सरियत नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्टेप डाउन किया। व्हाट इज नेक्स्ट? इस वक्त सूरत हाल क्या है, मंजरनामा क्या है सियासी बलूचिस्तान का? शुक्रिया जनाब। अर्ज ये है कि गुज़िश्ता एक माह से जो है गो के कोयटा का एक तो मौसम में तब्दीली हुई और ठंडक थी, लेकिन सियासी मौसम में काफ़ी गर्मा गर्मी रही और आपने बल्कि पूरे पाकिस्तान ने भी देखा और यहाँ से भी लोग आते जाते रहे। इस्लामाबाद की भी यात्रा होती रही, वहाँ से इस्लामाबाद से भी लोग आए और बिलाखिर बलूचिस्तान में तब्दीली हुई। और ये शुरू से कहा जाता रहा कि जो तब्दीली की लहर है उसका आगाज़ ये जैसे आपने भी जिक्र किया कि यहीं बलूचिस्तान से हमेशा से रही है। जी। एक हिस्ट्री है कि यहाँ से शुरू होती है। तो अब सूरत हाल ये है कि जाम कमाल साहब के अपने जो दोस्त थे, अपने जो पार्टी के लोग थे, उन्होंने ही इस तहरीक में जो है पहले कदम रखा और इससे कब जब उनकी नाराज़गी हुई तकरीबन 11-12 लोगों ने, जो 24 की इनकी स्ट्रेंथ है बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो हुक्मरान जमात थी और जाम कमाल की अपनी जमात के लोग थे, 24 इनकी नशिस्तें हैं 65 के ऐवान में। तो इनमें से 11-12 लोग जो हैं वो नाराज़ हो गए, जिनकी क़यादत स्पीकर मीर अब्दुल कद्दूस बजीजो कर रहे थे। तो उसी दौरान जो है अपोजिशन ने इस चीज़ को देखा, मुत्तहिदा अपोजिशन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल और जमीयत उलमा इस्लाम समेत कुछ दीगर अरकान जिनमें पश्तूनख्वा के भी एक हैं और खुद एक आज़ाद नवाब असलम रैसानी जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर 16 अरकान ने मुत्तहिदा अपोजिशन की, उनने एक तहरीक अदम एतमाद बलूचिस्तान असम्बली में जमा कराई इस सूरत हाल को देखते हुए कि जाम कमाल से कुछ लोग नाराज़ हो गए। तो अक्सरियती उनके वो था, क्योंकि इस हवाले से जब वहाँ पर पार्टी के अंदर टूट फूट हुई तो उन्होंने फौरी तौर पे जब ये जमा कराई तो इसको फिर पीडीएम का नाम देकर इसको टेक्निकली बनाने पर जो है तहरीक अदम एतमाद को वापस ले लिया गया। इस दौरान फिर इन 14 अरकान, इसमें इत्तेहादी उनके बीएनपी अवामी के और एक तहरीक इंसाफ के थे नसीबुल्लाह मरी साहब, तो 14 अरकान ने दोबारा एक तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जिस पे काफ़ी गहमा गहमी भी रही और आस्ता आस्ता इस चीज़ को अक्सरियत की बात भी चलती रही। और बिल आखिर कल आज जो है जब टेबल होने के बाद आपने वहाँ पे भी देखा कि 5 अरकान इनके बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो है वो लापता कर दिए गए और इस हवाले से असम्बली में बिठाया, लेकिन असम्बली के अंदर 33 से 34 अब जो सूरत हाल है कि जाम कमाल साहब इस्तीफे के बाद जाम कमाल साहब ने अब जो इस्तीफा दिया है तो उनके पास अक्सरियत नहीं रही थी तब उन्होंने दी। ठीक है, तो अभी क्या मंजरनामा बन रहा है और कौन सी शख्सियात सामने आ रही हैं? और ये जो उन्होंने कहा कि कुछ लोग की वजह से उनको हटाया गया है, उसके बाद अब कोई कौन सी शख्सियत है जो मौजूद उम्मीदवार है और क्या इसी पार्टी की शख्सियत है, किसी इत्तेहादी जमात से आ रहा है कोई सामने? क्या सूरत हाल है? जी देखें, शुरू से ये बात तय थी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो क्योंकि अक्सरियत में है बलूचिस्तान असम्बली में 24 जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया है, और अब जो रात को अक्सरियती ग्रुप का जो इजलास हुआ है इसमें जो वो थे और जो जाम कमाल साहब के साथ भी लोग थे, तो वो इतने दिन जो बीच में इस्तीफे की 2 दिन पहले ही वो इस्तीफे का डिसाइड कर चुके थे, लेकिन वो अपने साथियों को अकोमोडेट करना चाहते थे इस नए सेटअप के लिए। अच्छा। तो अब अक्सरियती जो उनकी जमात इस हवाले से ये फैसला किया है और नामजदगी की है स्पीकर मीर अब्दुल कद्दूस बजीजो के लिए कि वो आइंदा के उनके अपना कायदे ऐवान होंगे। आज इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त ये होगी कि असम्बली इजलास तो नहीं हो रहा, लेकिन इस हवाले से तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तो नहीं हो रहा, लेकिन एक रूटीन का इजलास ज़रूर होगा जिसके बाद स्पीकर अब्दुल कद्दूस बजीजो जो है अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे और उसके बाद वो अपने पार्टी से क्योंकि नामजद हो चुके हैं, जो जमातें इत्तेहाद में इत्तेहादी जमातें हैं उनके से तौसीक कराई जाएगी और उसके बाद नए कायदे ऐवान के तौर पर कद्दूस बजीजो सामने आएंगे
और इसके अलावा जो है स्पीकर के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ही नामजदगी हो रही है मीरजान जमाली साहब की, जो कि पहले वजीर आला बलूचिस्तान रह चुके हैं। ओके रजा रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें फैक्ट से आगाह किया। आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे जी। ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल तब्दीली की दोनों बड़ी नशस्तें, दोनों जो बड़े मनसब हैं वो खाली हो रहे हैं। ओबियसली अगर बजिंजो साहब स्पीकर की सीट से मुस्ताफ़ी होंगे CM बनने के लिए तो फिर नया स्पीकर भी लाना पड़ेगा, और दोनों जो शख्सियात इस वक्त सामने आ रही हैं उनका नाम आपके सामने हम लेके आए। रजा रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह में ज्वाइन किया और अहम मौजू से हमें आगाह किया। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब वक्त हुआ चाहता है देसी फूड। देखिए, हम मैच जीते हैं, वो भी इंडिया से, वो भी 29 साल के बाद। मुझे पूरे शो में बात करनी है वक्तन फवक्तन। मेरा दिल तो कह रहा है मैं पूरा शो ही आज इसी पे करूं, लेकिन हम थोड़ी देर बाद आपका ताल्लुक PCB से है? कोई बात नहीं, पाकिस्तानी कौम हूं मैं। अच्छा, आप मौका करके दिखाएं दोबारा। पाकिस्तानी कौम हूं मैं, करें ना जरा। अच्छा, जो कर दे दो मौका यार ज्यादा हो जाएगा। ओके, ये स्टेप सीखने के लिए ना, वी रिस्पेक्ट इंडियन क्रिकेट टीम, दे गॉट ग्रेट प्लेयर्स, देयर इज नो भाई डाउट। हमने डिसरिस्पेक्ट वाली तो अच्छा, अब ये वाला जो मौका होगा ये न्यूजीलैंड के लिए होगा हमारा। अब हम जो भी मौका करेंगे, इंडियंस दे आर नॉट फॉर यू, दे आर नॉट फॉर यू, दैट्स नॉट फॉर यू। अब वो होगा न्यूजीलैंड के मैच के लिए। और कल कुछ केन विलियमसन की जो पिक्चर्स हैं वो भी वायरल हो रही थी। भाई पाकिस्तानी अवाम बहुत क्रिएटिव है, आप जो मीम्स बना देते हैं ना भाई, लव यू। हाँ, और अब लोग ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन कल जो विक्ट्री स्पीच थी बाबर आजम की, वो बड़ी इंप्रेसिव थी। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में स्पीच करते हुए कहा कि हमारा टारगेट इंडिया नहीं था, हमारा टारगेट वर्ल्ड कप है, और बॉयज यहाँ पे रुकना नहीं, हमने वर्ल्ड कप जीतना है। और अल्लाह करे कि बॉयज यहाँ पे रुके ना और वर्ल्ड कप जीते। अब आप खाना खिला दें, आप खाना खिला दें। देसी फूड देखते हैं। और फरियाल राना आज खिला क्या नहीं है? सिल्वर स्पून का पराठा रोल देखते हैं। नाजरीन, आप लोग घरों में पराठे तो ज़रूर खाते होंगे, लेकिन आज मैं आपको खिलाऊंगी पराठा रोल। इसीलिए आज मैं आई हूँ लिबर्टी मार्केट में, जहाँ पर है कराची सिल्वर स्पून पराठा रोल वाले, जो कि 30 साल से 60 किस्म के पराठा रोल तैयार कर रहे हैं। चलिए चलकर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है और लोगों को इनके पराठा रोल की खास बात क्या लगती है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के मैनेजर मकबूल हुसैन साहब। आप मुझे बताएं, आप कितने अरसे से यहाँ पर पराठा रोल का काम कर रहे हैं? हम पराठा रोल का काम हमारे जो तारिक साहब हैं, आप ओनर, ये पिछले 30 साल से कर रहे हैं। सबसे पुरानी पराठा रोल की शॉप यही है। आप कितनी किस्म के पराठा रोल तैयार करते हैं? चिकन पराठा रोल 45 किस्म के हैं और बीफ पराठा रोल 15 किस्म के। और ये 60 किस्म के पराठा रोल कौन कौन से हैं? इसमें चिकन टिक्का बोटी रोल है, चिकन चीज़ रोल है, चिकन मायो रोल है, चिकन बिहारी रोल है, चिकन मलाई रोल है, चिकन कबाब रोल है, और वेजिटेबल रोल है, और ब्रेस्ट रोल है। मुख्तलिफ किस्म के रोल है इसमें। डिमांड सबसे ज्यादा किस पराठा रोल की है? चिकन टिक्का बोटी पराठा रोल की डिमांड करते हैं, ज्यादा मलाई की करते हैं, कुछ चीज़ की भी करते हैं, कुछ मायो चीज़ की करते हैं। पराठा रोल के साथ आप क्या सर्व करते हैं? पराठा रोल के अंदर हम डालते हैं खट्टी हुई चटनी, और साथ में फिर चटनी देते हैं, खट्टी मीठी दोनों साथ में देते हैं। जो पराठे होते हैं उसके साथ हमें रहता है खट्टी मीठी, तीनों चटनी देते हैं। और आप पराठा किस चीज़ का बनाते हैं, मैदे का या आटे का? हमारा जो पराठा बनता है वो फाइन आटे का होता है। उसके आटे के अंदर हम सूजी वगैरह डालते हैं, अंडे डालते हैं और घी डालते हैं। उसके बाद उसकी तैयारी करते हैं, उसका पराठा वो बनता है। आप यहाँ पर पराठा रोल के अलावा और क्या क्या बनाते हैं? पराठा रोल के अलावा उसके अलावा पराठे होते हैं, चिकन पराठा, कीमा पराठा, आलू पराठा। उसके अलावा बारबेक्यू में चिकन पीस होते हैं, चिकन कबाब वगैरह, मलाई बोटी, तो चिकन ग्रेवी में चिकन कढ़ाई, चिकन जंजर, कबाब मसाला। अच्छा, ये बताएं, आपकी इतनी पुरानी ये दुकान है और आप इतने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो कोई मशहूर शख्सियात तो आती होंगी? हमारे पास सियासतदान भी आते हैं, क्रिकेटर्स भी आते हैं। सियासतदान में अपना ख्वाजा साहब आते हैं, हमजा साहब भी आते हैं, मोहसिन साहब भी आते हैं, डॉक्टर मुरादा साहब आते हैं, शफकत महमूद साहब आते हैं। क्रिकेटर में उमर अकमल, कामरान अकमल, ये सब यहाँ नज़दीक भी हम साए भी है, डेली आते हैं तकरीबन। और अदाकार फनकार भी आते हैं। आपके पराठा रोल की ऐसी क्या खास बात है जो लोग दूर दूर से खाने आते हैं? जो सॉस हम पराठे रोल के अंदर लगाते हैं ये हम खुद तैयार करते हैं, उस तरह का जायका पूरे लाहौर में कहीं नहीं मिलता, इसीलिए लोग हमारे पास खाने यहाँ पे आते हैं। मैंने हर जगह पर यही देखा है कि पराठा रोल के साथ कराची लिखा जाता है, तो क्या ये कराची की सौगात है? जिस तरह चप्पल को बाप पेशावर की सौगात है, इस तरह ये पराठा रोल एक कराची की सौगात है। आप कितने बजे तक काम करते हैं? इसकी टाइमिंग 24 घंटे, जिस टाइम मर्जी पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप कौन सा पराठा रोल खा रहे हैं? चिकन टिक्का बोटी पराठा। अच्छा, तो टेस्ट कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छा है, रिपीट कर रहे हैं तीसरी चौथी दफ़ा।
ऐसी क्या खास बात लगती है इनके पराठा रोल की आप इधर आते हैं? जो इनकी सॉसेज हैं वो कंपैरेटिवली कहीं और नहीं है, किसी और के पास नहीं है। आप कहाँ से हैं? मैं कराची डिफेंस से। अच्छा, तो आप यहाँ पे आपने क्या ऑर्डर किया था? यहाँ पराठा ऑर्डर किया, पराठा रोल। अब मैंने पहले पिछली दफ़ा भी आया था तो इधर ही खाया था। क्या खास बात लगती है इनके पराठा रोल की? पराठा रोल में बीफ बोटी रोल है वो मैं खाने आता हूँ स्पेशली ना, वो अच्छा है, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। आप कहाँ से हैं? हम लाहौर से, गड़ीशो से। ओके, तो अभी आपने कौन सा पराठा रोल ऑर्डर किया है? चीज़ पराठा रोल है और एक बारबेक्यू पराठा रोल, 2 ऑर्डर किए हुए हैं। क्या खास बात लगती है इनके पराठा रोल की? इनकी असल में स्पेशलिटी जो है, एक तो इनकी जो साथ सॉसेज हैं, ठीक है, एक तो इनकी चटनियाँ, एक मीठी है और एक साथ वो स्पाइसी है। और दूसरा स्पेशली इसमें आपको पता, पराठे के अंदर, पराठा तो हम घर में भी खाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो बारबेक्यू ये ऐड करते हैं ना, उसकी वजह से जो है ना हमारा टेस्ट अलग हो जाता है। तो हम लोग होता है ना घर में भी ये चीज़ नहीं बना सकते, इसलिए इनके पास आते हैं। तो आपने कौन सा पराठा रोल? मैंने चीज़ पराठा रोल मंगवाया है क्योंकि मुझे चीज़ पसंद है और पराठा रोल भी यहाँ का बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने चीज़ पराठा रोल मंगवाया। टेस्ट कैसा लगा आपको? मुझे इनका टेस्ट बहुत पसंद है और हम यहाँ कई दफ़ा पहले भी आ चुके हैं। ओके, तो आपको क्या खास बात लगती है इनके पराठा रोल की? मैंने 2-3 और जगहों का भी ट्राई किया, लेकिन कहीं किसी का भी पराठा रोल इतना अच्छा मुझे नहीं लगा। इनकी सॉसेज मुझे बहुत पसंद है। और पराठा रोल के साथ आप कौन सी सॉस जो है वो शौक से खाती हैं? इनकी जो इमली वाली जो मीठी सॉस है वो बहुत मज़े की लगती है मुझे। नाजरीन, मेरे लिए चिकन टिक्का रोल, चिकन चीज़ रोल, चिकन मायो रोल और उसके साथ आए हैं कीमे वाले पराठे। इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, सॉसेज के साथ ये रोल और भी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहने के साथ साथ वक्त हुआ चाहता है निकले तेरी तलाश में। जिक्र है शमशाले बेमिसाल का और साथ होंगे वकार अहमद मलिक के मुस्तनसर हुसैन तारड़। तो देखते हैं निकले तेरी तलाश में। शमशाल बेमिसाल का आगाज इस नज़्म से होता है। शानदार सूरज तलू हो रहा है, शानदार सूरज आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा है। एक शानदार दिन का सूरज 5 रंगों में। खुदा करे कुछ न बदले, खुदा करे किस्मत साथ दे, खुदा करे कुछ न बदले, खुदा करे आज हर तरफ शगुफ़े खिलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और मैं हूं वकार अहमद। तारड़ साहब से जिस खूबसूरत किताब पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, उस किताब का नाम है शमशाल बेमिसाल। और उन सवालात का जो कि शमशाल से मुतल्लिक, उनके ट्रैक से मुतल्लिक, जो कि उन्होंने पैदल किया था, शमशाल पैदल गए थे पस्सू से, ये बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र था। इस सवाल से बहुत सारे सवालात थे, वो कुछ सवालात आपने पूछ लिए, कुछ सवालात रह गए हैं। जो रह गए उसका सिलसिला जारी रखते हैं। तारड़ साहब, अपनी किताब में लिखा है कि तमाम जानवर परियों की मलकियत होते हैं। तमाम जानवर परियों की मलकियत होते हैं, ये उस वक्त मतलब लोकल जो हैं ये समझते थे और जानवरों का एहतराम भी करते थे, परिंदों का एहतराम भी करते थे। इसके बारे में बताइए कि तमाम जानवर परियों की मलकियत होते हैं। ये जब मैं गया हूँ ना शमशाल जी, तो शमशाल वालों ने एक किताबचा छापा हुआ था, अच्छा, इंट्रोडक्शन के लिए। अच्छा, मतलब है कि आई वॉज अमेज कि ये सारी जो NGOs वगैरह इनके होते हैं, एजेंडे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी तंजीमें होती हैं कि माहौल का ख्याल रखना चाहिए, परिंदों का ख्याल रखना चाहिए, जो थ्रेटन स्पीशीज़ है इनका ख्याल रखना चाहिए। ये सब कुछ शमशाल में ऑलरेडी मौजूद है। दे आर अवेयर ऑफ इट कि उन्होंने कोई जानवर को बेवजह नहीं हलाक करना। वो कहते हैं कि जब हम ऊपर जाते हैं तो अगर खुराक के लिए और हम देख लेते हैं कि ये मादा तो कुछ नहीं है, अगर मादा है तो उसको नहीं मारना, खुराक के लिए मार। परिंदे जो हैं, मतलब मैंने वो स्कूल में गया तो वहाँ बच्चों ने कापियाँ बनाई हुई और एक तो जितनी जड़ी बूटियाँ थी उनके नाम, और वो बच्चे घूमते फिरते रहते हैं वो पहाड़ों में, इधर उधर जड़ी बूटियाँ ढूंढ के लाते हैं, टीचर से पूछते हैं इनका नाम क्या है। छोटे मोटे रेंगने वाले भी हैं, उनकी तफसील। दे नो देयर एनवायरनमेंट और वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जिस तरह होता है ना कि नेचर और इंसान आपस में मुफाहमत करके अगर जिए तो ना वहाँ पे आलूदगी होगी,
ना आपको कोई तंजीमें बनानी पड़ेंगी, वो एक नेचुरल ज़िंदगी जो है उसका तसलसल बरकरार रहेगा। अच्छा, वो परियों वाली बात, उसी किताबचे में उन्होंने लिखा कि जी हमारा यकीन है कि ये जितने मवेशी हैं जो मुफीद हैं हमारे लिए, याक हैं या बाकी हैं, ये परियों की मलकियत है और हम परियों को नाराज़ नहीं करना चाहते, इसलिए हम हमेशा उनका बहुत ख्याल रखते। वाह वाह। तार साहब, बुलबुल की सदा, मतलब मैं गांव को लौट रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत नज़्म है। इस वक्त वहाँ पे एक स्कूल भी है बुलबुलिक गुलमित में, हम कह सकते हैं कि यानी उनजा में जो सबसे बेहतरीन स्कूल है मौसीकी के हवाले से। वैसे तो सारे स्कूल एक से एक बढ़ के, लेकिन बुलबुलिक जो है उसकी अपनी एक शान है और बहुत ही खूबसूरत स्कूल है। ये जो रवायत है, ये जो आपने नज़्म इसमें कोट किया, मैं गाँव को लौट रहा हूँ, ये इसी से रिलेटेड है, बुलबुल की सदा? अच्छा, ये आपने रवायत का जो पूछा है बुलबुल की सदा, तो मैंने लिखा है कि वाकई सकाफ़त की इब्तिदा तो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान अफ़गानिस्तान की पट्टी वाखान से होती, लेकिन वाकई लोग चीनी तुर्कस्तान और पाकिस्तान में भी एक अलग शनाख्त रखते हैं। जब मैं आ रहा था काशगर से टुवर्ड्स सिंकियांग में, टुवर्ड्स अपना दरा खुंजराब, वहाँ भी लोगों की ज़ुबान वाकई थी। तो ये बहुत अहम ज़ुबान है। मास्टर हकीकत ने बहुत इसके ऊपर काम किया, जो मेरे दोस्त थे, तो उनमें शायरी की एक रवायत है जो बुलबुलिक कहलाती है, यानी बुलबुल की सदा। तो ये साबीन फैलमी एक साहब है, उन्होंने तहकीक की थी, तो उसका नाम ही किताब था द वॉइस ऑफ द नाइटिंगेल। तो उसमें वाकई अदब की मुख्तलिफ नज़में और अदब का जायज़ा लिया गया। अब मैंने जब इसका मुतालिया किया तो ये कुछ नहीं, ऑलमोस्ट सेम है जिस तरह हमारे यहाँ टप्पे होते हैं या माइये होते हैं, जिसमें पहला जो मिसरा होता है वो सिर्फ रिदम के लिए होता है, उसका बाकी मिसरों से कोई ताल्लुक नहीं होता। मसलन सोने दा किल माइया, मैं तू बिछड़ गए हैं कदी ते मिल माइया। अब वो सोने का किल का इन दो से फिक्रों से कोई ताल्लुक नहीं, वो रिदम के लिए। तो ये जो बुलबुलिक है सिंध, इसमें भी यही है कि पहला मिसरा जो है वो सिर्फ रिदम के लिए, वो हम तक इसलिए नहीं पहुंच रहा कि वो वाकई में रिदम होगी। जब वो ट्रांसलेशन में आएगी तो वो आपको लगेगा कि भाई इसका बाकी से ताल्लुक कोई नहीं। मसलन बुलंद दर्रे से तुम्हारी झलक कितनी प्यारी है, मुझे तुम्हारा जलवा पसंद है सरदार के बेटे, या पहाड़ की ढलवान पर तेज़ पुरवा चलती है अलहदा, इतनी आहें न भर बुलंद आहंग गिरिया तो गम की अलामत है, सूती कपड़े पर जर्द कशीदाकारी है, सूरज तुलू हो रहा है, जब सूरज चढ़ रहा होगा तो मेरा भाई रवाना होगा, बाग में सेब पके हुए हैं, जब मैं बाग में टहलती हूँ खिज़ां पहाड़ों और मैदान तक पहुँच चुकी होगी, बालाई से भरी प्याली, मौत का जिक्र हो तो तुम मुर्दा हो, और तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए बुलबुलिक गा रही है। ये यानी एक आप समझें कि वो भाई की मौत पर रो रही है, और ये बालाई से भरी प्याली सिर्फ उस रिदम के लिए। आगे जो कुछ उसने कहा है कि मौत का जिक्र हो तो तुम मुर्दा हो और तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए बुलबुलिक गा रही है, और मैं गले में जर्द फूल पहने हुए हूँ। आगे ये दिन बहुत शानदार है, मैं अपने गांव को लौट रही हूँ, मेरी नन्ही आंखें माँ बाप को आता देखेंगी, और आखिर में है मैं चट्टान पर चढ़ चुकी हूँ, नीचे देखते हुए मुझे महसूस होता है कि मैं बहुत बुलंद हो चुकी हूँ। ये आखिरी तीन मिसरे रेलेवेंट हैं, बाकी एग्जैक्टली उसी तरह ही है कि बुलंद दर्रे पहाड़ की ढलवान, बुलंद आहंग गिरिया खिज़ां पहाड़ों और मैदान तक पहुँच चुकी होगी, मौत का जिक्र हो तो तुम मुर्दा हो, मैं चट्टान पर चढ़ चुकी हूँ और मैं अपने गाँव को लौट रही हूँ। ये सब ऐसे इजहार हैं जिनमें शमशाल की चिरागाहों की और उस औरत की मर्द की सदाएं सुनाई देती हैं। क्या बात है सर, कमाल हो गया।
मतलब ये कमाल, क्या खूबसूरत शायरी है और क्या जेन्युइन ओरिजिनल जो जज्बात हैं वो हैं और कमाल है। आपने शमशाल बेमिसाल की इस आखिरी किस्त को देखा। शमशाल बेमिसाल जो है ये कमाल किताब है, बहुत ही खूबसूरत किताब है। और शमशाल जो है मैं नहीं समझता कि आज भी अगर आप शमशाल जाएँ तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया हो। डेफिनेटली रवैयों में बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग हैं, तालीम की तरफ उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, स्पोर्ट्स में उन्होंने नाम कमाया है, वो चाहे फुटबॉल हो या चाहे माउंटेनरिंग हो। मतलब इस हवाले से वो बहुत ही एक प्रोग्रेसिव किस्म की सोसाइटी है। लेकिन आप अभी भी शमशाल जाएंगे और शमशाल बेमिसाल को पढ़ के जाएंगे तो मतलब ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तजर्बा होगा कि आप पुराने वाले शमशाल को अपने जहन में रख के फिर इस नए वाले शमशाल में जाएं तो ये कमाल ज़बरदस्त किस्म का आपका सफ़र होगा। शमशाल बेमिसाल ज़रूर पढ़िएगा। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक मारूफ रिसर्च स्कॉलर और माहिर तालीम मौजूद हैं। उनका नाम डॉक्टर आमिर तासीन है। 8 मरतबा मुख्तलिफ वज़राए आज़म पाकिस्तान के और वफाकी वज़रा से कौमी सीरत एवार्ड हासिल करने का एजाज़ डॉक्टर साहब के पास है। इस वक्त जो मजलिस इल्मी फाउंडेशन है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हैं, कई सरकारी और नीम सरकारी इदारों में आला ओहदों पर खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और बतौर मुअल्लिम एमफिल और दीगर जो तलबा हैं इसके उनको तालीम भी देने से मुंसलिक इस वक्त भी हैं। तो डॉक्टर साहब को हम वेलकम करते हैं और इतने ज़बरदस्त एजाज़ के ऊपर एक तो उनसे उनकी जर्नी के बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में पूछते हैं और कुछ सीखने की कोशिश भी करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बेहद शुक्रिया। well deserved डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ऑनर इज बिलोंग्स टू अस। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपकी इस जर्नी के हवाले से हम ज़रूर जानना चाहेंगे। बहैसियत मुअल्लिम आपका ये जर्नी जो है किस तरह से शुरू हुआ, इसके हवाले से हमें बताइएगा। जी देखिए, सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि बहैसियत तालिब इल्म मुझे लिखने का एक बड़ा शौक़ था और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ख़ास मौजू रहा है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मैंने काफ़ी कुछ लिखने की कोशिश की है। ये सिर्फ़ इसलिए किया है कि ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में अपना सकूं और उसका अक्स दूसरों तक भी पहुंच सके। इसके अलावा मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में बहैसियत एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर के तौर पर एमफिल पीएचडी का मुम्तहिन भी हूँ और कई और मुख्तलिफ़ इदारों के साथ एजाज़ी रुकनीत भी है। इस वक्त बैनुल अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में बहैसियत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी शामिल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लिखने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खिदमत जो थोड़ी बहुत रही है। मेरा जो इदारा मजलिस इल्मी फाउंडेशन है इसमें ज़्यादातर वो तलबा आते हैं कि जो एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं। मेरे इस इदारे से तकरीबन 400 से ज़्यादा अहले इल्म यहाँ से एमफिल और पीएचडी के लिए अपनी अस्नात हासिल कर चुके हैं, यानी तहकीकी काम किया है। और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने इस इदारे के तवस्सुस से लोगों की भरपूर इल्मी रहनुमाई कर सकें। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब ये जो तहकीकी काम है या जो रिसर्च वर्क है, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ या तो रिसर्च के वो स्टैंडर्ड्स नहीं है। हमारे जो एमफिल स्कॉलर्स हैं या पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनको बड़ी एफर्ट भी करना पड़ती है, मेहनत भी करना पड़ती है और जो मॉड्यूल्स हम फॉलो करते हैं उसमें हम बहुत हद तक या काफ़ी औकात में हम बैनुल अक़वामी मेयार को मीट नहीं कर पाते, हमें ये मुश्किलात रहती हैं। हम अपने रिसर्च स्टैंडर्ड्स को डॉक्टर साहब कैसे बेहतर कर सकते हैं, बतौर मुअल्लिम रहनुमाई फरमाइए। ये बहुत अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि रिसर्च के हवाले से हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फुकदान है और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी ये बड़ा फुकदान पाया जाता है। लिहाजा HEC की जो पॉलिसीज़ हैं वो ये है कि अब अगर कोई भी तालिब इल्म एमफिल या PhD करना चाहता है वो बाकायदा अपने रिसर्च वर्क के हवाले से कुछ कोर्सेज़ करेगा जो यूनिवर्सिटी उसे कराती है और यूनिवर्सिटी बाकायदा उसे 6 महीने साल का एक रिसर्च कोर्स कराने के बाद उस मेथडोलॉजी के हवाले से उसे ये अंदाज़ा होता है कि तहकीकी मकाला लिखा कैसे जाता है। हमारे यहाँ बेशुमार ऐसे तलबा हैं कि जिन्हें यकीन कीजिए कि तहकीक के बारे में उन्हें मालूमात ही नहीं होती है। बस वो अगर उन्हें तहकीकी मकाला लिखने के लिए कहा जाए तो वो मजमून लिखते हैं जिस तरह से छोटे बच्चे लिखते हैं। ये मसला तालिब इल्म का नहीं है, ये मसला उस्ताद का है।
अगर उस्ताद को रिसर्च की मेथडोलॉजी के बारे में मालूमात नहीं है तो यकीनन वो अपने तालिब इल्मों को भी इसी तरह से आगे बढ़ाएगा। तो ये तो फिर बहुत बड़ा डॉक्टर साहब एक गैप पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पे हमने इससे पहले जो PhD स्कॉलर्स पैदा किए या इस वक्त जो एग्जिस्टिंग लोग मौजूद हैं शोबा तालीम के अंदर, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चूंकि उन्होंने भी हमारे लोकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपनी डिग्री कंप्लीट की तो उनमें भी लैकिंग रह गई, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जिनको ये एक्सपोजर मिल पाता है कि वो बैनुल अक़वामी सतह से एक्सपोजर लेके आए और पाकिस्तान में आके उसको प्रैक्टिस करें या पढ़ाएं। तो इस गैप को फिर डॉक्टर साहब फिल कैसे करें? इसके लिए क्या तजवीज़ है आपके पास, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त बात कही है। इसमें असल में दो बातें समझने के लिए हैं। पहली बात यह है कि एक रिसर्च वर्क होता है और एक कंपाइल वर्क होता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो तहकीकी काम किया जाता है वो कंपाइलाइजेशन की हवाले से है, यानी बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से कुछ हवाले निकाल लिए जाते हैं और उसको कंपाइल करके एक मकाले की सूरत में पेश कर दिया जाता है। जबकि रिसर्च वर्क जो है वो ये है बुनियादी तौर पर कि आपने जितनी कंपाइलाइजेशन की है उसके मुताबिक आप अपनी थॉट को भी क्रिएट करेंगे, उस पर आप अपना तबसरा पेश करेंगे, अपना तजिया पेश करेंगे, तब कहीं जाके ये एक मकाला मुकम्मल होता है। यकीनन इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और इस पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ के कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जो इस पर काम कर रहे हैं जी। और अब जो नई जहत है उस हवाले से रिसर्च का एक अच्छा मेयार भी कायम हो चुका है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे रिसर्च के हवाले से कुछ इदारे भी कायम हुए हैं कि जो बाकायदा तलबा की जहन साजी कर रहे हैं, उन्हें रिसर्च के हवाले से बता रहे हैं ताकि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर उनके मकालों की मकबूलियत हो और बैनुल-अक़वामी सतह पर उनके मेयार को कबूल किया जा सके। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने आगाज़ में गुफ्तगू के कहा कि आपकी जो बेसिकली एक्सपर्टीज़ भी हैं और जिस पे आपने ज़्यादा काम भी किया है वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सो हम अगर ओवरऑल अपने तालीमी सिस्टम की बात करें और रिसर्च वर्क की जिस तरह से आप बात कर रहे थे, तो हमारे तालीमी इदारों को कितना फोकस करने की ज़रूरत है स्पेसिफिकली इस टॉपिक के हवाले से जिसकी हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं? देखिए, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू यूँ तो हर शोबे के लिए अहम होता है, लेकिन तालीम का शोबा इसलिए अहमियत का हामिल करार पाता है कि यहाँ से बुनियादी तौर पर वो तलबा पैदा होते हैं, एक नई नस्ल तैयार होती है कि जिन्हें सीरत नबी के बुनियादी माखज़ को समझना चाहिए। यानी सीरत नबी के हवाले से तालीम का मेयार कैसा होना चाहिए, तहकीक का मेयार कैसा होना चाहिए, तबसरा कैसे करना चाहिए, तनकीद कैसे करनी चाहिए, ये वो उसूल और ज़ाब्ते हैं कि जो हमारे तालीमी इदारों को अपनाने की ज़रूरत है। अगर हम अपने इन तालीमी इदारों में जिसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत से कमी महसूस की जाती है, इसको अगर हम फोकस करेंगे तो यकीनन इसके लिए मैंने भी कुछ लाहेअमल तैयार किया है और कुछ मेरे ऐसे आर्टिकल्स भी हैं जिसमें ये रहनुमाई मिलती है। और गाए बगाए बहुत सारे ऐसे तलबा भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कहीं लेक्चर के लिए जाना होता है तो उन्हें ज़रूर इस बात की आगाही दी जाती है ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके, क्योंकि यहाँ से एक नई नस्ल जो है वो जनरेट होती है। बेशक बेशक, और ये बहुत ज़रूरी है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकॉर्पोरेट किया जाए हर शोबा ज़िंदगी के लिए। बड़ी खूबसूरत बात आपने की। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली हुकूमत ने ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान इन पर्सन उनका एक फ़ोकस है वो सीरतुन नबी, रियासत मदीना, इन सारे अवामिल की बात करते हैं। तो एक रहमतुल आलमीन अथॉरिटी भी कायम की गई है पाकिस्तान के अंदर और उसका जो मोटिव है वो यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के जो मुख्तलिफ ख़ासे मुबारक हैं उसको उजागर किया जाए, उसको बताया जाए, पढ़ाया जाए, चाहे वो सिलेबस के अंदर उसको हिस्सा देना है या किसी भी सूरत में लोगों को इस हवाले से आगाही देनी है। एक तो ये कैसा इक़दाम है, आप इसको कैसे देखते हैं, और फिर इस इक़दाम को मुअस्सर बनाने के लिए ताकि इसका असर भी हो, रिजल्ट्स ओरिएंटेड हो, क्या किया जा सकता है आपके ख्याल में? जी, सबसे पहले तो यह है कि हुकूमत पाकिस्तान का और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये विज़न बहुत ज़बरदस्त है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उजागर किया जाए। और इस हवाले से जो एक बेहतरीन कदम उठाया गया है वो सीरत अथॉरिटी के हवाले से है। देखिए, इस अथॉरिटी के अभी जो SOPs हैं और उसके TORs हैं वो अभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ सके हैं। अभी पहले मरहले में चेयरमैन का इंतखाब होगा और उसके बाद कुछ पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स जो सीरत के हवाले से मुख्तलिफ शोबाजात के जो माहिरीन हैं जो सीरत पर अपनी गहरी दस्तरस रखते हैं उनका इंतखाब किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बेहतरीन मिसाल कायम होगी और ये सारा क्रेडिट जो है इस हुकूमत को जाता है। जहाँ तक सीरत अथॉरिटी की बात है, मेरा ये ख्याल है कि इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर करने के लिए पूरे पाकिस्तान से ऐसे
स्कॉलर्स को बाकायदा शामिल किया जाना चाहिए कि जो इस मुख्तलिफ उमूर पर अपनी दस्तरस रखते हों। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये काम ज़रूर होगा और इस पर बेहतरीन सतह पर जो है वजारत मजहबी उमूर इस्लामी निजाती कौंसिल की मुशावरत जारी है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम सानवी या आला तालीम में तो जाकर कुछ ना कुछ हमें हमारी किताबें पढ़ा देती हैं और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र भी सामने आ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के मुख्तलिफ जो कहना चाहिए हिस्से हैं वो भी हमें समझ आ जाते हैं कि उनकी शख्सियत सिर्फ इस्लाम तक महदूद नहीं है, उन्होंने एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दिया है और हर शोबा ज़िंदगी के लिए रहनुमाई मौजूद है उसमें हसना के अंदर। लेकिन हमारी जो बुनियादी तालीम है उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अभी गुंजाइश मौजूद है कि उसमें मज़ीद सिलेबस के अंदर ऐसी बेहतरियाँ की जाएँ कि हमारे बच्चे को ये बताने में आसानी हो कि हम किस शख्सियत के मानने वाले हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है क्या। आपको ऐसा लगता है, और अगर लगता है तो इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जाए, हम अपने बुनियादी तालीम के निज़ाम के अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट करें इन चीज़ों को? ये आपने बहुत ही अहम सवाल किया है और यकीनन ये हमारे पूरे माशरे की अक्कासी भी करता है। मैं समझता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी तालीमात में 4 ऐसे अहम नुकात हैं जिनको समझना ज़रूरी है और ये हमारे तालीमी निसाब का हिस्सा भी होना चाहिए। नंबर 1, हमारा जो माशरा है, जो पूरा माशरा जो तश्कील पाता है वो 4 अनासिर हैं। यानी पहला जो अंसर है वो हमारा ख़ानदानी निज़ाम है। अगर हमारा ख़ानदानी निज़ाम मजबूत और मुस्तहकम होगा, उसमें कदरें बहाल होंगी, तो मेरा ख्याल है कि ये माशरे की एक बेहतरीन असास के तौर पर काम करेगा। दूसरी हमारी दरसगाह है, यानी तालीमी दरसगाहों का जो पूरा एक सिस्टम है उसको तालीमात नबी के तनाजुर में देखने और समझने की ज़रूरत है। तीसरा हमारी इबादत गाहें हैं, वो इबादत गाहें कि जहाँ से हम इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद का पैगाम एक दूसरे को हम भेजते हैं, जहाँ से तमाम इंतशार और इफ्तराक की सूरतें ख़त्म होती हैं, जहाँ से नफ़रतों का पैगाम ख़त्म होता है, जहाँ से मोहब्बतें आम होती हैं। और पाकिस्तान के जितने भी मकातिब फ़िक्र हैं जो कि एक खूबसूरत गुलदस्ते की सूरत में एक दूसरे को समझने की और एक दूसरे को हैसियत देते हैं, मैं समझता हूँ कि ये माशरे की बुनियादी असास है कि इबादत गाह में भी इनका किरदार जो है वो बेहतर होना चाहिए। चौथी जो अहम चीज़ है वो रियासत का किरदार है। रियासत अपने उस किरदार के हवाले से जो तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका तकाजा करती है उसको उजागर करने की ज़रूरत है। ये 4 वो बुनियादी अहम तकाज़े हैं, 4 अहम नुकात हैं जिसकी बुनियाद पर हम अपने तालीमी निज़ाम से इसकी इब्तिदा कर सकते हैं, अपने घर से इसकी इब्तिदा कर सकते हैं, अपने माशरे से इब्तिदा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम शायद बहुत हद तक अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, चूँकि आपने इतनी ज़बरदस्त और इतनी खूबसूरत बातें की, हम चाहेंगे हमारे देखने वालों को बहैसियत मुअल्लिम और हम सब एज ए तालिब इल्म आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर एक मैसेज लें। वो तमाम लोग जो देख रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहे हमारे देखने वालों को? सबसे पहले तो ये बात सबसे अहम है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आपकी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है और मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जितने भी मकातिब फ़िक्र हैं सबको सुनना चाहिए, सबको समझना चाहिए, सबको देखना चाहिए। हर एक के पास बहुत कुछ होता है, यकीनन उनमें कुछ अनमोल बातें भी होती हैं, उनके अनमोल किरदार भी होते हैं जिसको हमें अपनाने की ज़रूरत है। और जब हम ये करना शुरू करेंगे तो हम आपस में यकजहती और मोहब्बत को फ़रोग़ देंगे। हमारा माशरा इसी चीज़ का तकाज़ा करता है और हमें आज इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम आपस में बाहम दस्त व गरेबां होने के बजाय एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें और एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें। बिलाशुबा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अलसुब एक तो हमें वक्त देने के लिए, हमारे पास तशरीफ़ लाने के लिए और इतनी खूबसूरत बातें और मैसेज और तालीम हम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कीप अप द गुड वर्क सर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अल्लाह करे आप ऐसे ही काम करें और जिस मौजू पर आप काम कर रहे हैं इसी की हमें ज़रूरत है, क्योंकि इससे हटकर ही हमारे लिए गुमराही और तबाही है। हम इस पर आएंगे तो तभी इसके अंदर कामयाबी है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल में ही कामयाबी। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम आपकी सेहत का भी ख्याल रखते हैं और हर कुछ दिन के बाद एक ना एक टॉपिक सेहत के हवाले से हम लेकर आते ही रहते हैं। हम खुद को भी एक्चुअली ट्यून कर रहे होते हैं। भाई जिस्म में प्रोटीन की ज़रूरत और मिकदार की बात बहुत लाजमी है करना, और प्रोटीन ग़िज़ा का एक लाजमी जुज़्व है, हमें ये पता है। ये हमारे जिस्म के ढांचे की नशोनुमा में मदद भी फराहम करता है। हमारा जिस्म प्रोटीन नहीं रखता, लिहाजा हमें इसमें जो प्रोटीन की मिकदार है उसे पूरा करना होता है और इसके लिए मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, सब्जियाँ हों। अब आप मुझे ना कहें ना, अपना देखें, सब्जियाँ और
जानवरों से हासिल होने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं प्रोटीन मुहैया करती हैं। और आज हम जानेंगे कि जो मुर्गी है और दीगर जानवरों का जो गोश्त है वो जो हम खाते हैं, किस में प्रोटीन की मकदार जो है क्या फ़र्क है, उनमें कितनी ज़्यादा होती है और क्या इससे हम हासिल करते हैं। इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोहा सुहेल, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ज़ोहा को हम खुशामदीद कहेंगे। ज़ोहा टू एक्सप्रेसो। ज़ोहा, प्रोटीन के हवाले से हम ऑन एंड ऑफ तो बात कर रहे हैं। बेसिकली हम अगर बात करते हैं 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हमें जानवरों से हासिल होता है, एक हमें सब्जियों से हासिल होता है। ज़रा दोनों में फ़र्क तो पहले बताएं। सबसे पहले बात है, मैंने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया। लोग हमेशा प्रोटीन को एनिमल सोर्सेज से ही जानते हैं कि हमें प्रोटीन सिर्फ जानवरों से ही मिल सकती है, जबकि प्रोटीन हमें पौधों से भी मिलती है। तो अगर मैं पहले जानवर वाली प्रोटीन से बात करूँ तो एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन में बेसिक फ़र्क क्या है कि एनिमल प्रोटीन कंप्लीट अमाइनो एसिड्स हमें देती है, उसको हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल से सारे वो मिल जाते हैं। लेकिन प्लांट सोर्सेज में क्या है कि इनकम्प्लीट प्रोटीन है, सारे अमाइनो एसिड्स मौजूद नहीं होते जो हमारे बॉडी की स्केलेटल ग्रोथ के लिए, मस्कुलर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस एनिमल और प्लांट प्रोटीन में ये है कि वो कंप्लीट है और ये इनकम्प्लीट है। लेकिन हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं प्लांट प्रोटीन को, जैसा आप जिक्र कर रही थी कि हमें दालों से मिलती है, इवन गंदम से भी हमें प्रोटीन मिल जाती है। तो अगर आप एक दाल कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको आप दूसरी दाल के साथ मिक्स कर लें, दाल चना को दाल माश के साथ मिक्स कर लें और कोई तीसरी भी ऐड ऑन कर लें, तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन बन सकती है। क्योंकि एक दाल में अगर एक अमाइनो एसिड मिसिंग है तो दूसरा उसको फुलफिल कर देगा, तो वो एक कंप्लीट एक हमारे पास अमाइनो एसिड का ग्रुप आ जाएगा। तो मिक्स दाल ही बनती है। तो अगर कोई लोग जो एनिमल प्रोटीन नहीं खा रहे, जो वेजिटेरियंस है फॉर एग्जांपल, तो वो दालों को मिक्स करके अपनी बॉडी के अमाइनो एसिड रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि एनिमल से हमें बेस्ट प्रोटीन्स कहाँ से मिलती हैं, तो सबसे पहले अंडा हमें बहुत अच्छी और 100% एब्जॉर्बेबल क्वालिटी के साथ प्रोटीन देता है। इसके अलावा रेड मीट से भी मिलती है, चिकन फिश से भी आपको मिल जाती है, और दूध भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का। लेकिन यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं कि हम लोग कुकिंग मेथड्स ऐसे यूज़ कर लेते हैं जो प्रोटीन को ख़राब कर देती है। डी नेचर हम बेसिकली इस प्रोसीजर को कहते हैं, प्रोटीन हम वेस्ट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं उसको। जिस तरह से दूध हम बनाते हैं खीर के अंदर, तो बहुत ज़्यादा उसको हम कुक करते हैं। एक्स्ट्रा कुकिंग से क्या होता है कि प्रोटीन डी नेचर हो जाती है, वो हमें वो फ़ायदा नहीं दे पाती जो उसने देना है, क्योंकि हर प्रोटीन का अलग अलग फंक्शन है। किसी ने हार्मोन बनाना है, किसी ने एंजाइम बनाना है, किसी ने आपका नेल ग्रो करना है, तो वो पर्टिकुलर फंक्शंस पर हो नहीं। मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी, चूंकि अल्लाह ने सिस्टम ऐसा बनाया कि सिग्नलिंग होती है, हमें हर चीज़ की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें पता चलता है, जैसे सर्टन हेयर फॉल होता है, स्किन का। प्रोटीन की कमी के क्या साइंस हैं जो हमारी बॉडी हमें बताती है कि मुझ में प्रोटीन की कमी और मुझे प्रोटीन लेने? प्रोटीन की कमी का सबसे पहला साइन आपकी इम्यूनिटी ख़राब होने से नजर आता है, क्योंकि आपकी जितनी इम्यूनिटी, एंटीबॉडी सारी प्रोटीन्स बनाता है। अच्छा। प्रोटीन हर चीज़ के अंदर रोल प्ले करता है। आसान लफ्जों में बताएं तो बीमारी से मुकाबला करने की जो कुव्वत है वो कम हो जाती है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो आप इम्यूनिटी ख़राब है और आप कुव्वत नहीं रख पाएंगे, डिफेंस सिस्टम आपका ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी ख़राब होती है। इसके अलावा बहुत से लोगों का, जैसे मैंने बताया, एंजाइम्स का मसला आ जाता है, बॉडी एंजाइम्स नहीं बना पाती। एंजाइम्स बेसिकली हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी हैं और वो बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। आपके जो हार्मोन्स है, बहुत से मेल्स फीमेल्स को हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसमें प्रोटीन का रोल है कि अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं तो वो भी हार्मोनल इश्यूज़ की तरफ को लेकर आ सकती है। तो उसमें डायरेक्ट साइन एंड सिम्टम नहीं है, आपको उसमें अपनी बॉडी को प्रॉपर स्क्रीन हम करते हैं। जैसे हमें थोड़ा सा भी कोई मसला आता है तो हमें लगता है शायद इसमें कोई हार्मोनल इशू आ गया या कोई एंजाइम का इशू आ गया, तो आपको स्क्रीनिंग करवानी पड़ती है और स्क्रीनिंग के बाद फिर डायग्नोसिस होता है, पता चलता है कि इस चीज़ के मसले से ये हो रहा है। अब जैसे अगर आपने स्पेसिफिकली पूछा कि सिम्टम क्या है, तो मसल्स एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं। जिस बंदे की मसल्स बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं, मसल वेस्टिंग हो रही है, चाहे बाजुओं से चाहे पूरी बॉडी का मसल सिस्टम लॉस हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि उसको मसल वेस्टिंग है। वीकनेस नहीं, आपके जैसे पट्टे खत्म होने शुरू हो जाएं। अच्छा। जो बच्चा बहुत ज़्यादा स्किनी हो जाए, स्टंटेड वेस्टिंग की तरफ आ जाए, वो तो वहाँ पर आप समझ जाएं कि इसको प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रही है, इसके अंदर प्रोटीन की कमी है। तो उसको पूरा करने के लिए आप चाहे एनिमल सोर्सेज लें चाहे प्रोटीन। अच्छा ज़ोहा, कितनी अमाउंट हमारी रोज़मर्रा डाइट में या एक दिन की अगर हम बात करते हैं, कितना प्रोटीन इनटेक होना चाहिए हमारा, किस शक्ल में हो सकता है? ठीक है, वैसे तो हर एक का वेरी करता है, लेकिन एक जनरल उसके लिए इस तरह से 3 आउंस प्रोटीन एक दिन में ज़रूरी है। 3 आउंस आपके हथेली के साइज जितना प्रोटीन है। अगर आप इतना प्रोटीन लेते हैं, जैसे आपका एक लेग पीस का जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो फ्लेशी पोर्शन है, वो अगर आप एक दिन में पूरा कंज्यूम करते हैं तो रिक्वायरमेंट आपकी वो है, लेकिन हम उसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। प्रोटीन का ज़्यादा लेना भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रोटीन जब आप ज़्यादा लेंगे आपके ब्लड की pH एसिडिक हो जाएगी और आपकी हड्डियाँ ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड अपनी pH ठीक करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम निकालता है और अपनी pH को ठीक करता है। तो आप देखें कि प्रोटीन ज़्यादा आप खाएंगे, आपकी हड्डियाँ खोखली होती जाएंगी।
तो आपने प्रोटीन ज़्यादा नहीं खानी, बैलेंस रखना है। बैलेंस रखना है। हाउ टू मेंटेन दिस बैलेंस, देन इट्स अ क्वेश्चन। ये अब है कि काउंसलिंग हम पेशेंट्स ही करते हैं, उनको समझाते हैं कि अगर आप ये चीज़ ज़्यादा लेंगे तो इससे ये मसला होगा, तो एक चीज़ को सही करने के लिए दूसरा मसला को एग्रीवेट इसमें एज ग्रुप भी मैटर करता है कि किस एज, फॉर एग्जांपल अगर आपने हड्डियों की बीमारियों की बात की है तो आफ्टर 50 यूजुअली हमारी सोसाइटी में ख़वातीन के अंदर भी, हज़रात के अंदर भी ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब है कि फिर आफ्टर 50s वाले जो लोग हैं उनको प्रोटीन कंपैरेटिवली ज़्यादा एहतियात से लेनी होगी, ऐसा कह रही हैं आप? और अडल्ट्स के लिए ज़्यादा ऐसा है क्योंकि मैंने जैसे बताया 3 आउंस है, 3 आउंस मेरी एज से लेकर 50-60 एज के लोग इजीली 3 आउंस मीट पे आ सकते हैं, लेकिन जैसे छोटे बच्चे उनको हम थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी देते हैं। अच्छा। लेकिन इस एज के जो लोग हैं वो 3 आउंस मीट ले सकते हैं, लेकिन जैसे यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, उनको हम रिकमेंड नहीं करते, उनको टोटली हम कहते हैं कि अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन से लें, क्योंकि गोश्त में चाहे वो आप प्रोटीन गोश्त से ले रहे हैं या चाहे दालों चनों से ले रहे हैं, उसमें प्रोटीन है और उसे गुर्दों को मुतासिर करना है, तो क्वांटिटी कंट्रोल करके लें। ये ना हो कि आप ज़्यादा ले लें और वो भी यूरिक एसिड का मसला है, भर जाए, डायलिसिस भी आ यानी जाए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आपको हर चीज बैलेंस में करनी है। थैंक यू वेरी मच जोहा, बहुत शुक्रिया, कितना इन्फॉर्मेटिव सेशन आपके साथ रहा। और जोहा ने आपको बता दिया प्रोटीन इंटेक कितना जरूरी है, लेकिन ज्यादती भी इसके नुकसानदेह हो सकती है, तो अपनी डाइट को बैलेंस करें, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें और प्रोटीन इंटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम खाया करें, कम खाया करें। अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज हमारे सेट पे बहुत खुशियाँ हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लेकिन असल वाली खुशी में हमारे साथ सुबह सुबह एक्सरसाइज बता रही हैं। ओवर टू यू। फिटनेस वाली खुशी। थैंक यू रमीला। आज हम एब्स की एक्सरसाइज करेंगे जिसमें मैं आपको कुछ नई एक्सरसाइजेस सिखाऊंगी। एवरी एक्सरसाइज इज़ ऑन द फ्लोर। सो फर्स्ट एक्सरसाइज गाइड सीटेड नी टक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। As you pull the knee towards the chest, breathe out, breathe in. Second exercise, you have to go down, diamond sit-ups, feet together, butterfly pose, and lift and breathe out. Breathe in as you go down, breathe out. Guys, breathing is really important for your muscle to contract. जितना breathing अच्छी करेंगे उतना muscle आपका strong होगा. Third exercise is flutter kicks, point your toes. Breathe out, stomach tucked in. अगर beginner है आप neck rest कर सकते हैं on the floor. And if you're intermediate तो आप weight use कर सकते हैं with the flutter kicks. Third exercise is spider kicks. On your palms, head to heel in one line and kick out. Pull the knee outwards. It's for your obliques. And with every kick, you should breathe out. Okay, one more exercise, guys. These are called starfish crunches. It's for your obliques as well. Leg up and arm up. Breathe out as you lift your leg up. Okay, guys, last exercise is standing crunches. You need a pair of dumbbells. Just one dumbbell, knee ups. One leg back, and as you lift your leg up, breathe out, dumbbell towards your knee, knee towards your dumbbell, and switch the leg after 15 reps. Guys, you have to do 4 to 5 rounds, 15 reps. After every 6 exercises, we have to rest for 2 minutes. Try these exercises at home. I'll see you guys soon. Take care. Thank you very much खुशी, बहुत शुक्रिया। सुबह वैसे ही हम बड़े खुश होते हैं, आज तो बहुत ही खुश है और आपने भी इतनी अच्छी खुशी दे दी। अच्छा चले, बहुत ही खुशी हमें मिल गई, लेकिन इसके साथ साथ आज बड़ा पॉइंट देने जी पाक फौज के लिए और हमारे लिए भी। दिसंबर 1971 की जंग में हरावल दस्ते की कमान संभाले दुश्मन की तोपों को खामोश करवाने वाले लांसनायक मोहम्मद महफूज शहीद का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। लांसनायक मोहम्मद महफूज शहीद 25 अक्टूबर 1944 को रावलपिंडी के गांव पिंड मलका में पैदा हुए। उन्होंने 1962 को अपनी पैदाइश के दिन ही पाक फौज में बतौर सिपाही शमूलियत इख्तियार की और सन 1965 की जंग में दुश्मन का डटकर मुकाबला दिलेरी से लड़ रहे थे। इसी दौरान उनकी मशीन गन दुश्मन के गोले से तबाह हुई और उनकी टांग में गोली लगी। धरती माँ के इस बहादुर बेटे ने हिम्मत ना हारी, बल्कि दुश्मन के बंकर में निहत्ता घुसकर उसे जहन्नुम वासिल करते हुए दिलेरी से जाम शहादत नोश किया। कौम के इस अजीम सपूत को उनकी खिदमात के एतराफ़ में सबसे आला फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। पूरी कौम इस अजीम सपूत की बहादुरी और शुजाअत पर आज उन्हें सलाम पेश करती है। बेशक हमने उनको आज याद किया और जाते जाते चूंकि हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान कल की हमारे विक्ट्री, दो सपूत तो एग्जैक्टली तो उस हवाले से बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में क्या अपनी टीम से गुफ्तगू की, आपको वो सुनाते हैं।
किसी की परफॉर्मेंस नहीं है, ये एज अ टीम हम जीते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज छोड़नी नहीं है किसी भी टाइम पे। अभी स्टार्ट है, मैंने भाई भी कहा था अभी स्टार्ट है, एंजॉय करो, लेकिन एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड नहीं होना कि हम सिर्फ कल का दिन एंजॉय करते रहे। आगे अभी हमारे काफी मैच है, हमने आगे फोकस करना है। ये गुजर गया, सब एंजॉय करेंगे, मिलके करेंगे, लेकिन फोकस हमारा एक है, वो क्या है, वर्ल्ड कप जीतना। तो किसी भी टाइम वाओ वाओ व्हाट अ विक्ट्री स्पीच। ये शाहीन क्या सोच रहे थे पीछे बैठ के? पता नहीं, सोचेंगे, पूछेंगे। चलो जनाब, शाम को फिर मुलाकात होगी, इस पर डिटेल बात करेंगे। तब तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। कीप वॉचिंग।